नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू बुर्डक स्वागत करती हूँ आपका ज्योग्राफी गैलेक्सी पर। तो आइए कुछ मोटिवेशनल पंक्तियों के साथ अपने टॉपिक पर पहुँचते हैं। जिसने भी खुद को खर्च किया है, जिसने भी खुद को खर्च किया है, दुनिया ने उसी को सर्च किया है, दुनिया ने उसी को सर्च किया है। तो आइए आज हम पढ़ने वाले हैं वायुदाब व वायुदाब की पेटियां, जिसमें आज हम पढ़ेंगे वायुदाब। वायुदाब की जो पेटियां हैं, इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी, क्योंकि इसमें थोड़ा बड़ा हो जाएगा फिर ये वीडियो। तो वायुदाब ही टॉपिक लिया है। वायुदाब जो टॉपिक है, वायुदाब या वायुदाब की पेटियां, ये ज्योग्राफी सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट्स का तो बेस बना ही रहा है। बाकी जो अदर सब्जेक्ट्स हैं, जो भी बच्चे पटवार, ग्राम सेवक, पुलिस, रीट की परीक्षा दे रहे हैं, ये रीट जो आ रही है जस्ट सामने, उसका भी सिलेबस है वायुदाब। तो आपको अच्छे से इसको पढ़ना है, उन सब में पार्टिसिपेट है इसका। तो वायुदाब क्या चीज है, क्योंकि हम सब थोड़ा बहुत ऐसे लगा लेते हैं कि अच्छा वायुदाब कोई इजी चीज होगी, इसको तो मैं इजीली कर दूंगा, लेकिन फिर भी इसके बारे में थोड़ा नॉलेज लेना आवश्यक है, क्योंकि वहाँ ऑप्शन सेम सेम आते हैं और अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए मैंने एक छोटा सा ये वीडियो लिया है वायुदाब के लिए। तो आइए देखिए, पृथ्वी के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर, पृथ्वी के प्रति इकाई, ठीक है, यहाँ बात हो रही है प्रति इकाई क्षेत्र की। तो अगर अपन बात करें पृथ्वी का जो प्रति इकाई क्षेत्र है उसकी, तो वहां पर जो वायु के द्वारा लगाया गया जो भार है, वायु के द्वारा जो लगाया गया भार है, वो ही क्या है, वायुदाब है। आप सामान्य अर्थ में यूं याद कीजिए कि जैसे हमारा वायुमंडल काफी ऊंचाई तक फैला हुआ है, तो पृथ्वी सतह पर जो उसका वजन लग रहा है, पृथ्वी सतह पर उसका जो वजन लग रहा है उस वायुमंडल का, उस वायु का, वो ही क्या है, वायुदाब है। और वायुदाब ज्ञात करने के लिए पृथ्वी के प्रति इकाई क्षेत्रफल की बात हम करेंगे, उसको मापने के लिए कि कितना वायुदाब है यहाँ, वहां बात तो हो जाएगी प्रति इकाई क्षेत्रफल की। तब हमें पता चलेगा कि अमुक क्षेत्रफल में इतना वायुदाब है और अमुक में इतना। देखिए, आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाऊं, जैसे कि अपने घर पर बहुत सारी रजाइयां एक टेबल पर रखी हुई है। आप देखिए सबसे पहले ऊपर ही ऊपर की रजाई को, आप देखिए सबसे पहले ऊपर ही ऊपर की रजाई को कि वो किस तरह मतलब फूली फूली हुई पड़ी है, जबकि नीचे देखिए आप ज्यों जी नीचे जाओगे तब त्यों त्यों ये रजाइयां सिकुड़ती जाएगी, क्योंकि इनका वजन लग रहा है। सबसे ज्यादा वजन किस पर लग रहा है, इस नीचे वाली रजाई पे, जबकि सबसे कम वजन किसका है, ऊपर वाली का। तो वो ही है कि वायुमंडल ज्यों ज्यों हम पृथ्वी सतह की ओर आएंगे, ऊंचाई से ज्यों ज्यों हम पृथ्वी सतह की ओर आएंगे, वहां क्या है कि सबसे ज्यादा वायु दाब होगा। सर्वाधिक जो वायु दाब है वो कहाँ होगा, पृथ्वी के सतह पर, ठीक है। अब देखिए इधर आइए, समुद्र तल पर वायुदाब अधिकतम 1013, ये आप याद रखना, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे जो इंपॉर्टेंट है लाइन यहाँ वो देखिए, 1013.2 मिलीबार। वायुदाब की मापने की इकाई क्या है, मिलीबार है, मिलीबार। तो समुद्र सतह पर सर्वाधिक होता है। पृथ्वी की भी अगर हम बात करें तो जो पृथ्वी जो समुद्र यानी सागर का जो लेवल होता है, उसकी सतह जो होती है, वहां पर वायुदाब सबसे ज्यादा होता है। कितना, 1013.2 मिलीबार, या फिर आप कहो ग्राम में तो 1034 ग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर पर। यहाँ एरिया की बात हो रही है कि प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति वर्ग सेंटीमीटर में 1034 ग्राम क्या है, वायुदाब है। कहाँ, ये समुद्र के तल पर, ठीक है। तो 2 यूनिट बता दी मैंने आपको, यहाँ दोनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
कई बार क्वेश्चन मिलीबार का पूछता है तो कई बार क्वेश्चन ग्राम का पूछ लेता है। आपको दोनों ही यूनिट याद करनी है। 1013 वाला तो है मिलीबार और 1034 वाला है ग्राम। ठीक है। वायुदाब की अगर हम बात करें तो ये तापमान का व्युत्क्रमानुपाती होता है। कई बार हमें कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन में 3-4 स्टेटमेंट डाल देते हैं कि इनमें से कौन से ठीक हैं या फिर इनमें से एक कौन सा गलत है, तो वहां छांटना पड़ता है हमें। तो देखिए वायुदाब जो है वो तापमान का अपोजिट है, बिल्कुल व्युत्क्रमानुपाती मतलब अपोजिट है। कैसे हुआ अपोजिट? कि जहां जहां तापमान ज्यादा होगा वहां वहां वायुदाब कम होता जाएगा। मतलब देखिए वायु क्या है कि हल्की होकर तापमान जैसे ही बढ़ेगा हल्की होकर ऊपर उठ जाएगी और वहां पर वायुदाब कम हो जाएगा। जैसे ही तापमान कम होगा, ठंड होगी, वहां वायु नीचे बैठने की कोशिश करेगी, नीचे बैठने की कोशिश करेगी और वहां क्या बना देगी? उच्च वायुदाब। ठीक समझ आया? वायुदाब क्या है? तापमान का उल्टा है। क्यों? कि तापमान जैसे जैसे अपन बढ़ाएंगे वहां वायुदाब न्यून होता जाएगा, क्योंकि वायु का स्वभाव है कि ये जैसे ही तापमान में गर्म हुई हल्की हुई और ऊपर उठ गई। ये जैसे ही वायुमंडल का तापमान थोड़ा ठंडा हुआ नीचे बैठी और उच्च वायुमंडल बना दिया। समझ आया? उच्च वायुदाब बना दिया। अब देखिए, चूंकि अधिक तापमान वाले क्षेत्र में वायु गर्म होकर ऊपर उड़ जाती है, वो हम देख चुके। अतः निम्न दाब कहाँ होता है? या तो बादल युक्त आकाश में। आपको पता है जब आकाश में बादल होते हैं तो अजीब सी गर्मी होती है। ठीक है, आपने सुना होगा बहुत बार और हम भी जिक्र करते रहते हैं कि आज तो बादल हो रखे हैं इसलिए बहुत गर्मी है, अजीब सी गर्मी है। तो उस टाइम क्या है कि निम्न दाब बन जाता है। तापमान ज्यादा होने से हवा गर्म होकर उड़ जाती है, ऊपर चली जाती है और वायुदाब न्यून हो जाता है। इसलिए अजीब सा चिड़चिड़ापन सा अलग सा महसूस होता है। और जब नम जो मौसम होता है चिपचिपा सा, तब भी वायुदाब कम हो जाता है। आगे देखिए, वायु गमन। वायु का गमन का जो रास्ता है वो देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। वायु का गमन किस प्रकार होता है? देखिए, उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर। कैसे? ये आप ऐसे उदाहरण ले लो कि जैसे हमारा गांव में कोई खेत है, वहां एक थोड़ा ऊंचाई पर है, एक थोड़ा नीचा है। बारिश आई उस खेत में, तो ऊपर वाला जो खेत था वहां जैसे ही बारिश का पानी थोड़ा थोड़ा इकट्ठा हुआ और वो नीचे वाले खेत की ओर बहने लगा। सेम उसी तरह, उसी से याद रख लो कि वायुदाब भी क्या है, इसकी भी क्या आदत है कि ये थोड़ा सा उच्च हुआ और जो ही इसको निम्न दाब वाला क्षेत्र मिला और उस तरफ रवाना हो गया, उसका गमन स्टार्ट हो गया। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर वायु का गमन होता है। किसी भी स्थान पर दिन भर समान वायुदाब नहीं रहता है, सेम नहीं रहता है। आप किसी भी क्षेत्र की बात कर लो, किसी भी स्थान की बात कर लो, दिन मतलब हमने पीछे बात कर ली, दिन मतलब 24 घंटे का जो टाइम टेबल होता है रात दिन बनने का हमारी पृथ्वी पर, तो क्या 24 घंटे में समान वायुदाब बना रहता है? बिल्कुल नहीं, ये चेंज होता रहता है। और ये होता भी कितनी बार है? 2 बार तो ये बढ़ता है और 2 ही बार ये घटता है। अगर बात बढ़ने की करूं तो सुबह जो 4 से 10 AM है वहां, और शाम का जो 4 से 10 PM है उस टाइम तो बढ़ता है। याद रखना, उस टाइम तो बढ़ता है। और घटने की बात करूं तो देखिए, ये है 10 से 4 दोपहर वाला टाइम और 10 से 4 ही रात वाला टाइम, उस टाइम घटता है। याद रखिएगा आप, 2 बार तो बढ़ता है और 2 ही बार घटता है किसी क्षेत्र पर वायुदाब। अब नेक्स्ट देखिए, वायुदाब के घटने बढ़ने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहा जाता है? इसका नाम है वायुदाब उच्चावचन।
आप ये मत सोचना कि सिर्फ वायुदाब के बढ़ने की प्रक्रिया को ही वायुदाब उच्चावचन कहते हैं। उच्चावचन मतलब बढ़ना, ऐसे लगा लो आप, नहीं। जो घटने बढ़ने की जो शामिल प्रक्रिया है उसको क्या कहेंगे हम एक शब्द में? वायुदाब उच्चावचन या फिर बैरोमेट्रिक टाइड। बैरोमेट्रिक टाइड। यह घटने बढ़ने की प्रक्रिया 0 से 60 डिग्री की ओर कम होती जाती है। अगर हम बात करें 0 डिग्री अक्षांश की, अगर हम बात करें 0 डिग्री अक्षांशों की, तो 0 डिग्री अक्षांश से हम जैसे जैसे उत्तर या फिर दक्षिण की तरफ ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश या 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक आते आते बिल्कुल कम हो जाएगी घटने बढ़ने की प्रक्रिया। वायुदाब वहां जाते जाते सेम सा हो जाएगा, लगभग न घटेगा न बढ़ेगा। और बात करूं अगर मैं 60 डिग्री अक्षांश के बाद की, तो वहां तो बिल्कुल भी नहीं पाया जाता क्या? वायुदाब उच्चावचन। वायुदाब उच्चावचन यानी कि जो घटने बढ़ने की प्रक्रिया है वो 60 डिग्री अक्षांशों के बाद नहीं होता और 0 डिग्री से भी लगातार बढ़ता जाता है। इसका मतलब साफ यह है कि सर्वाधिक कहाँ हुआ? सर्वाधिक हुआ 0 डिग्री भूमध्य रेखा पर। अब आगे देखिए, साथ ही अधिक ऊंचाई पर भी नहीं पाया जाता है। ज्यों ज्यों हम ऊंचाई पर जाएंगे, वो तो मैंने आपको रजाई का एक एग्जाम्पल देके समझा ही दिया कि ज्यों ज्यों ऊंचाई पर जाएंगे, ऊपर वाली रजाई पर कोई दबाव नहीं है, तो अधिक जो ऊंचाई है वहां वायुदाब नहीं पाया जाता। सामान्यतः 300 मीटर की, अगर हम सामान्य की बात करें, क्वेश्चन यहां से ज्यादा पूछा जाता है कि सामान्यतया इसको लिया गया है 300 मीटर को। 300 मीटर की ऊंचाई पर 34 MB वायुदाब कम हो जाता है। सामान्यतया 300 मीटर को याद रखो आप, और वायुदाब को रखो 34। ठीक है, 34 MB मिली बार वायुदाब कम हो जाता है। कितना? 34। कितनी ऊंचाई पर? 300 मीटर पर। ये तो औसत है, सामान्यतः बात हो रही है कि लगभग इतना होता है। लेकिन अगर हम मीटर के हिसाब से बात करें तो जो इसके ऊपर जाएंगे, जैसे ही 300 मीटर से ऊपर जाएंगे तो एकदम से कम हो जाएगा वायुदाब। वायुदाब एकदम से कम होगा। जैसे कि अगर हम बात करें 5500 मीटर की, तो वहां आधा रह जाएगा। जो सतह पर था उसका आधा रह जाएगा 5500 मीटर पर। अगर बात करूं मैं 1100 मीटर की, तो वहां रह जाएगा सिर्फ 1/4 1100 मीटर पर। ठीक है, मतलब जैसे जैसे ऊपर की ओर गए हम, वैसे वैसे ही क्या है कि वायुदाब बड़ी उच्चता के साथ कम होता है। 300 मीटर जो औसत बात करें तो 300 मीटर पर 34, 5500 पर आधा कम हो जाएगा और 1100 मीटर पर तो 1/4 ही रह जाएगा, एकदम से कम होगा जैसे जैसे ऊपर जाएंगे। समदाब रेखा की बात करूं, समदाब रेखा क्या होती है? तो वायुदाब के क्षैतिज वितरण को जो दर्शाने के लिए हम जिस लाइन को काम में लेते हैं, वायुदाब के क्षैतिज मतलब अभी हम बात कर रहे थे वर्टिकल, वायुमंडल में जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे इस हिसाब से हमारा वायुदाब कम हो जाएगा। लेकिन अब बात हो रही है अगर क्षैतिज की, 0 डिग्री से जैसे जैसे हम अक्षांशों की ओर बढ़ेंगे वो बात हो रही है, तो वायुदाब का जो क्षैतिज वितरण है उसको मापने के लिए काम में लेते हैं समदाब रेखा, क्योंकि ये समान उन क्षेत्रों को मिलाती है जहां समान वायुदाब होता है, तो समदाब रेखा। ठीक है, वायुदाब हमेशा सागर सतह पर मापा जाता है। वायुदाब कहाँ मापा जाता है? वायुदाब मापा जाता है हमेशा सागर की सतह पर, क्योंकि यूं तो हर पृथ्वी पर पता नहीं कितने उच्च क्षेत्र हैं, कितने निम्न क्षेत्र हैं, तो हम किसी एक आधार को कंफ्यूज न होने के लिए किसी एक वस्तु, एक विषय वस्तु का कोई आधार होता है कि इस आधार पर इस क्षेत्र की इतनी ऊंचाई है, इसकी इतनी गहराई है, तो उसके लिए जो आधार है वो है सागर सतह। वायुदाब के लिए जो आधार माना गया है सागर सतह, सागर सतह से उसकी ऊंचाई मापी जाती है कि इतनी ऊंचाई
किसी भी पर्टिकुलर अगर हम क्षेत्र की बात करें तो सागर सतह से नापते हैं कि ये क्षेत्र इतना ऊंचा है, इसलिए यहाँ वायुदाब इतना है, जबकि इतना होना चाहिए था। ऐसी बहुत सारी बातों का उत्तर हमें मिलता है सागर सतह से। ये अपने देश का सबका अलग अलग होता है, ठीक है, जो अपने हिसाब से अपना आधार बना लेते हैं। हमारा बात करें इंडिया का, जो सागर सतह हमने जो आधार मान रखा है वो है बंगाल की खाड़ी में स्थित है। उस सतह को हमने आधार बना रखा है, बंगाल की खाड़ी वाली को, ठीक है। ये था आपका वायुदाब। सिंपल सा वायुदाब क्या होता है इसके बारे में ये थोड़ा सा छोटा सा वीडियो बनाया है मैंने, जो साधारणतया इसका नॉलेज है वो आ गया है। और जो छोटी वाली जो रीट वगैरह एग्जाम है उनमें ये सफिशियंट है। बाकी जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट से हैं उनके लिए भी ये बेस बना रहा है। तो मैंने इसको काफ़ी इजी में बना के आपको दिया है। शायद आपको, मुझे उम्मीद है कि ज़रूर समझ आया होगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। फिर आगे के वीडियो में हम पढ़ लेंगे वायुदाब की पेटियाँ। धन्यवाद।